आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मराठा तारीख को जब कभी भी पढ़ा या सुनाया जाएगा, इसमें हमेशा एक किरदार जिंदा व जावेद रहेगा। ये किरदार बालाजी बाजीराव अल मारूफ नाना साहब पेशवा का किरदार है। पानीपत की तीसरी अजीम लड़ाई में नाना साहब पेशवा ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की थी कि अहमद शाह अब्दाली साहब को शिकस्त दे दी जाए। मराठा मौरखीन ने हमेशा नाना साहब पेशवा को अपना हीरो माना है और मुस्तकबिल में भी मानते रहेंगे। हमारी आज की वीडियो बालाजी बाजीराव पर ही बात करती हुई आपको मिलेगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको पेशवा के ओहदे के मुतालिक बताएंगे। पेशवा दर हकीकत मराठा सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता था और मराठा छत्रपति हमेशा से इस बात के कायल थे कि सल्तनत में ये ओहदा होना चाहिए ताकि हुकूमत के इंतजाम और इंसराम को संभाला जा सके। हम आपको अपनी शिवाजी वाली वीडियो में बता चुके हैं कि शिवाजी भोसले बुनियादी तौर पर एक राजपूत घराने से ताल्लुक रखते थे और महाराणा उदयपुर से इनका फैमिली ट्री जा मिलता था। सन 1674 में शिवाजी ने अपनी ताजपोशी के बाद पेशवा के तौर पर सबसे पहले मोरोपंत त्रिम्बल पिंगले को नामजद किया था। ये एक देशास्ता ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखते थे। ये लोग बुनियादी तौर पर महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे और मगर कुछ लोग इनमें कर्नाटक से भी बिलोंग करते थे। सन 1713 के आते आते शाहू जी ने भट्ट फैमिली के एक रुकन बालाजी विश्वनाथ भट्ट को पेशवा मुकर्रर कर दिया था। यहाँ ये बात याद रहे कि पेशवा लफ्ज हिंदी का नहीं बल्कि फारसी यानी पर्शियन जबान का लफ्ज है जिसके माने लीडर के हैं। विश्वनाथ के बेटे बाजीराव अव्वल को सन 1719 में शाहू जी ने पेशवा मुकर्रर किया और इस तरह ये ओहदा भट्ट फैमिली में चला गया था, जिसने बाद में मराठा सल्तनत के लिए खराब हालात पैदा किए। बाजीराव ने सन 1726 में मुगलिया सल्तनत से सूबा मालवा और चंबल का इलाका छीन लिया था। इसके बाद इसने निजाम हैदराबाद दक्कन को मजबूर किया कि इससे पीस ट्रीटी कर ली जाए, इसलिए भोपाल के मुकाम पर सुलह हो गई थी। बालाजी बाजीराव ने इसी बाजीराव अव्वल के घर में जन्म लिया। बाजीराव अव्वल के सन 1740 में मरने के बाद नाना साहब को शाहू जी ने पेशवा मुकर्रर किया दिया था। इस जमाने में नाना साहब की शादी गोपिका बाई से हो चुकी थी। इस जोड़े के यहाँ 3 लड़के पैदा हुए, विश्वास राव सबसे बड़ा लड़का, माधोराव और नारायण राव। नाना साहब का दौर मराठा का हुकूमत का गोल्डन पीरियड कहलाता है, मगर इस वक्त ही मराठा हुकूमत के डिक्लाइन के आसार नमूदार होना शुरू हो गए थे। शिवाजी की औलाद में सिर्फ बराए नाम हुकूमत रह गई थी और असल ताकत भट्ट फैमिली के पेशवाओं के पास चली गई थी। इसके अलावा मराठों के वॉर लॉर्ड्स भी पैदा हो गए थे जो किसी का हुक्म सुनना नहीं पसंद करते थे। मराठा हुकूमत मुख्तलिफ खानदानों के दरमियान बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जिसने बाद में चलकर अपनी असल शक्ल इख्तियार करी। बालाजी बाजीराव 21 बरस तक हुक्मरान रहा और इसने अपना कैपिटल पुणे को करार दिया था। नाना साहब के दौर में बहुत बड़े बड़े वाकयात हुए, मगर 3 वाकयात बहुत ही अजीम हुए। पहला, सल्तनत मुगलिया की निजाम हैदराबाद से दक्कन से एक दफा फिर सख्त लड़ाई हुई। दूसरा, पानीपत की तीसरी लड़ाई और तीसरा, मराठों की निजाम हैदराबाद से लड़ाइयाँ। मराठों और निजाम की पहली लड़ाई सन 1751 में राजापुर पर हुई थी, जिसमें फ्रांसीसी जनरल मार्क्विस जिबुसी ने इंतहाई शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए निजाम हैदराबाद सलाबत जंग की तरफ से मराठों को शिकस्त दे दी थी। फिर दूसरी लड़ाई सन 1760 में हुई। इसका बाइस ये था कि पेशवा ने अहमदनगर पर कब्जा कर लिया था। इस वजह से सलाबत जंग ने इस पर फौज कशी की। अंजामकार पेशवा को उदगीर के मुकाम पर मुकम्मल फतह हुई और निजाम को अपनी सल्तनत के सारे नॉर्थ वेस्ट हिस्से पर मराठों की हुक्मरानी तस्लीम करनी पड़ी थी। नाना साहब के दौर में ताराबाई और उमाबाई भी काफी सरगर्म अमल रहीं। ताराबाई छत्रपति राजा राम की बेवा थी। इसको इस जमाने में इसके सौतेले बेटे राजा कोल्हापुर संभाजी दोयम ने कैद कर लिया था, मगर थोड़े अरसे के बाद इसको रिहाई मिल गई थी। इसने शाहू जी की मदद से आज़ादी हासिल करी थी, इसलिए इसने बाद में दरबार में हाजिरी दी और अपने बेटे राजा रामदोम को छत्रपति के सामने अपने पोते के तौर पर पेश किया। शाहू जी के मरने के बाद राजा रामदोम को छत्रपति के ओहदे पर बिठा दिया गया था, मगर इस वक्त सारी ताकत बालाजी बाजीराव के पास थी। ताराबाई के सेनागढ़ के मशहूर किले को पेशवा के हवाले करने पर इससे इसकी लड़ाई हो गई, क्योंकि ताराबाई नहीं चाहती थी कि ये किला पेशवा को मिले। इसके अलावा ताराबाई पुणे को कैपिटल बनाने पर भी खुश नहीं थी।
ताराबाई के अलावा गुजरात की धाबड़े फैमिली भी पेशवा से खुश नहीं थी। ये लोग मराठों के यहाँ सेनापति के ताकतवर ओहदे पर फाइज हुआ करते थे। ये खानदान खांडे राव धाबड़े के जमाने में काफी मशहूर हुआ था। इसी फैमिली की एक औरत उमाबाई धाबड़े ने गुजरात के किलों और जागीर के पेशवा के कब्जे में जाने के बाद ताराबाई का साथ देने का फैसला किया। ये दोनों औरतें चाहती थीं कि नाना साहब को तख्त से उतार कर खुद हुकूमत की बागडोर संभाल लें, ताकि इनके खानदानों को यही ताकत हासिल रहे। उमाबाई ने अपने जनरल दामाजी राव को 15,000 सिपाहियों के हमरा ताराबाई की हिमायत में नानाजी से लड़ने के लिए भेजा। दामाजी की पहली कोशिश ये थी कि पूना को फतह कर लिया जाए, ताकि बाकी के मामलात आसान हो जाएं। मगर बाद में इसने शायद डर कर अपना फैसला मुलतवी कर दिया और सतारा, जो किसी जमाने में ताराबाई के कब्जे में हुआ करता था, को वापस छीनने के लिए इस पर हमला किया। मगर कृष्णा नदी के किनारे तरमिक राव, जो कि पेशवा की फौज का जनरल था, इसने दामाजी की फौजों को शिकस्त दे दी। नाना साहब भी सतारा के हालात से वाकिफ था, इसलिए इसको जब ये खबर मिली तो वो वापस हुआ। चूंकि मराठे अहमद शाह अब्दाली और नवाब नजीबुद्दौला के मर्द और बहादुर सिपाहियों की बनिस्बत इन दो मामूली औरतों के लश्कर से लड़ना आसान और बहादुरी समझते थे, इसलिए इन्होंने इस रिबेलियन को कुचल दिया। दामाजी ने शिकस्त की शराइत पर दस्तखत करने से इनकार किया और कहा कि ये सिर्फ उमाबाई ही कर सकती हैं। और इस तरह 14 सितंबर सन 1752 को दोनों फौजों के दरमियान सुलह हुई और दोनों औरतों ने कसम खाई कि वो आइंदा सुलह और अमन से रहेंगी। मराठों की इस डिवाइड ने ही एक बहुत सॉलिड रोल पानीपत की तीसरी लड़ाई में प्ले किया, क्योंकि मराठा लश्कर बुनियादी तौर पर वीक कमांड स्ट्रक्चर यानी एक कमांडर के ना होने और मुख्तलिफ वॉरलॉर्ड्स के दरमियान तकसीम हो जाने की वजह से अहमद शाह अब्दाली साहब की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को शिकस्त नहीं दे सका था। इसी जमाने में नाना साहब पेशवा के जाटों के साथ भी सख्त इख्तलाफात रहनुमा हुए। पेशवा को सबसे ज्यादा नुकसान अपने कजन रघुनाथ राव की बेवकूफियों और हिमाकतों की वजह से हुआ। रघुनाथ की हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि वो पेशवा बने, इसलिए नाना साहब के मरने के बाद भी इसकी साजिशें जारी रहीं। जयपुर के मामले पर रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर में सख्त दुश्मनी पैदा हो गई थी। हम आपको पहले भी ये बातें बता चुके हैं कि सूरजमल जाटों के सरदार ने इमादुल मल्क वजीर आजम मुगल सल्तनत के मामले पर मराठों से सख्त इख्तलाफ किया था। अलगर्ज ये कि नाना साहब के दौर में मराठा हुकूमत ने शानदार तरक्की की। नाना साहब ने पूना में शानदार महल तामीर करवाया, जो कई मंजिला इमारतों पर मुश्तमिल था। इस जमाने में इस महल में मुगल सल्तनत और लाल किले की तरह खूबसूरत नक्शो निगार बनवाए गए थे। किसी जमाने में पहाड़ों में रहने वाली मराठा कौम अब महलों में रहने लगी थी, मगर मौरखीन इसी चीज को मराठों के सवाल का सबब भी करार देते हैं, क्योंकि अब उन्हें इन आसाइशों की आदत पड़ गई थी और वो लड़ने से डरना शुरू हो गए थे। पानीपत में शिकस्त के बाद मराठों की ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गई थी। विश्वास राव के मारे जाने के बाद नाना साहब पेशवा का इंतकाल 24 जनवरी सन 1761 को भीलसा के मुकाम पर हुआ। हैदर अली ने इसके बाद मैसूर में ताकत पकड़ ली। राजपूतों ने मराठों का हुक्म मानने से इनकार किया और अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस का ऐलान किया। मराठा हिस्टोरियंस मराठा रिजरेक्शन की बातें बहुत करते हैं, मगर अगर असूलन देखा जाए तो मराठा डिक्लाइन नाना साहब के दौर में ही शुरू हो गया था, क्योंकि महाराष्ट्र की मुख्तलिफ फैमिलीज ने पावर स्ट्रगल में अपना किरदार बढ़ाना शुरू कर दिया था। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।